क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है? यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में #IndiaOut, #Boycott Indian Products और #Boycott India ट्रेंड पर है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहां पर दोगलापन यह है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा था, जिस देश के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। We believe, we are very proud of India. It is because of the leadership of Prime Minister Modi. तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाड की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को #Boycott Indian Products कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना, क्योंकि एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशीज भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लग गए और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India, this is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. सो फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आ गया? वेल, इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ। क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने #IndiaOut कैंपेन चालू कर दिया, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य, जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को यह ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है, मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट, इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुतनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि एनडीपी का माउथपीस ही है और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वेल, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है।
तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था, जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था, और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। 1978 में जियाउर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP बनाई थी। एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है, इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था, और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, इसीलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रैडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रैडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजन्स को बंगाली बोलते थे, उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया, और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन, इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। एंड नाउ you'll be shocked to know कि अभी तक BNP पार्टी 3 बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001, बट इन तीनों इलेक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन से 1 साल पहले BNP हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती है, और ऐसा ही करके उन्होंने 3 बार इलेक्शंस जीते भी है, जिनमें से 2001 का एंटी हिंदू मैसेकर काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में BNP के लीडर जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा बेगम और उनके BNP पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटिन्यूअस हिंदू मैसेकर करवाया था, और जब इस मैसेकर के इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था, और करीब 50,000 हिंदूज बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का यूज करके BNP बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपने साइड करते आ रही है। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान BNP पार्टी का चेयरमैन है, फिर भी वो लंदन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे ना कुछ काफी कंसर्निंग रीजंस है। जैसे मैंने बताया, BNP पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी, और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शंस जीतते आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ली है, तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रही है, और इससे बांग्लादेशी इकोनॉमी में क्लियर इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच की वजह से BNP की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं, 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी। तभी तारिक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंज्योर हो गई और उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया, पर वो इस अटैक से जैसे तैसे करके बच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया था, और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था। और इस क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई। ये सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इनफैक्ट इसी टेररिस्ट अटैक के बाद US कोर्ट ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है। और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। बांग्लादेशी न्यूज मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार तारिक तो सिर्फ फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है।
जो बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। सो रिनाउंड बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन के रिपोर्ट के मुताबिक तारिक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रिस्क्रिप्शन पर BNP पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारिक को कोई भी पॉलिटिकल या पार्टी रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है तो वो ISI को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 बांग्लादेश इलेक्शन में BNP पार्टी ने सीधे सीधे ISI प्रेफर्ड 300 कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन के टिकट्स दिए थे। कैन यू बिलीव दिस? डायरेक्टली ISI उनके कैंडिडेट्स चुनती है। सो बेसिकली इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का यह फायदा है कि BNP को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपनी पपेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उसकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उसी के कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी, और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी कंटिन्यूअस इंसर्जेंसीज इजीली फैला सकेगा। इनफैक्ट जब 2001 में BNP पावर में थी तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से तारिक आसाम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप को ISI के ऑर्डर्स पर फाइनेंशियल और आर्म्स प्रोवाइड करके सपोर्ट करता था। मतलब इन शॉर्ट तारिक इंडिया भर में टेररिज्म फैला रहा था। सो ये थी बांग्लादेश ऑपोजिशन पार्टी द्वारा चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन की पूरी स्टोरी। चलो देखो, अलार्मिंग सिचुएशन तो पहले ही हमने बता दिया था, जो वीडियोस देखे कि वहां के लोगों को बदल ब्रेन वॉशिंग करके हिस्ट्री प्रॉपर बताई ही नहीं जा रही है। और ये देख लो, हाथ क्या है, ऑपोजिशन पार्टी है और वो सक्सेसफुल हो रही है। अब वहां धीरे धीरे मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसी सोच के बनते जा रहे हैं, रेडिकलाइज्ड होते जा रहे हैं। जैसे मालदीव्स में प्रॉब्लम हुई है, वैसे यहां पे प्रॉब्लम हुई है। वो पहले लोगों को रेडिकलाइज करेंगे, एंटी इंडिया कराएंगे, फिर उसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीत के जब पावर में आएंगे तो इंडिया के साथ उन्होंने करनी है दुश्मनी, जैसे मालदीव्स कर रहा है। वो ये काम वो दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो, पार्टी में अभी तो ये आई हुई है शेख हसीना, पर ये है कि जब मेजॉरिटी ऐसी हो रही है तो उन्होंने उसका इलाज ही नहीं किया। जब उसका इलाज नहीं करेंगे, आप खाली अगर प्रो इंडिया हो या इंडिया से दोस्ती कर रहे हो और आपकी जो पब्लिक है वो एंटी है, तो आपने तो इलेक्शन हार। बात ये था कि जो अपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने लास्ट 2001 में सरकार आई थी, मतलब 23 साल से वो दोबारा वापस नहीं आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी करतूत की वजह से, उनके कर्म कांड की वजह से। लेकिन पीछे से पूरा गेम खेला जा रहा है और मुझे लगता है लंदन एक ऐसा हब है जहां पे मुझे लगता है सारे के सारे ये लोग जो अपोजिशन के लोग होते हैं, फिर चाहे भारत के अपोजिशन को या अदर कंट्री को, सारे मिलकर वहीं से षड्यंत्र रचते हैं। बस वहां से षड्यंत्र रच के यहाँ लागू का अलग ही पार्टी चलती है। और सारा देखो सोशल मीडिया हैंडलिंग वहां से चल रहा है। ट्विटर पे रिवोल्ट नाम का जो पेज है, जो बना हुआ है, उस पे लोग जो है बाइकॉट इंडिया ट्रेंड करा रहे हैं। फ्री बांग्लादेश बोल रहे हैं भाई, फ्री बांग्लादेश। एक तरफ उनकी प्राइम मिनिस्टर बोलती है कि इंडिया से उनकी हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप है, और एक तरफ वहाँ के लोग जो अपोजिशन के होंगे वो लोग, और उनको अपोजिशन नहीं कह सकते, उनको क्लियरली जो है वहाँ की। इसी के साथ दो यार वीडियो खत्म। यार मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंडर गया है, क्योंकि उनकी GDP हमसे ऊपर चली गई है अभी तो। वो भागा भाई सारा कुछ किया हुआ है, खुद सच में है, मतलब छोड़ हो गया ये सुन के। फॉरेक्स रिजर्व हर मामले में हमसे वो आगे हैं, वो हमारे। और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आए। चाइना का फिर समझ आ सकता है, पाकिस्तान का जितनी पॉपुलैरिटी क्या कहते हैं मिल चुकी है ना शेख हसीना को, सही बात है, बहुत मुश्किल है। यार तारिक लोगों को ये लगता है कि मतलब वो जो BNP पार्टी है उनकी काफी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत गंदी पॉलिटिक्स उनका। मैंने देखा वो जो अभी इतिहास देखा है वो बड़ा गंदा इतिहास है उनका भाई, बहुत गंदा इतिहास है, बहुत ज्यादा। शेख हसीना मुल्क को आगे लेकर जा रही है, तो उसको भाई अब रोकने के लिए अपनी पार्टी के लिए देखा जाए, यूज क्या है, लोगों के कार दिल में इंडिया के लिए नफरत भर रहे हैं कि इंडिया, ताकि इंडिया के साथ मतलब एक तरह से लिंक कर रहे हैं शेख हसीना को, और ताकि शेख हसीना के लिए लोगों के अंदर नफरत आ जाए, नफरत। और वो भाई वीडियो काफी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। अब पता चला कि जो शेख हसीना की करंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि 10 दिन पहले उन्होंने खुद कहा कि इंडिया हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड है, और जो ये ओपोजिशन पार्टी है ये उसकी नापाक हरकत है, वो कैंपेन चला रही है, और ये कैंपेन ज्यादा टाइम तक चलनी भी नहीं। और मुझे तो अब पता चला कि उन पर अटैक भी हुआ था 2004 में, और वो थैंक गॉड बच गई थी, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल होना था बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को काफी डेवलपमेंट की राह पे लेके गई है। जितना भी आज बांग्लादेश आ गया है वो सिर्फ उनकी वजह से, 2004 से वही आ रही है हुकूमत में।
और ये तारीख है मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, वो लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, मतलब ऐसा क्या होना नहीं चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ISI से राब्ते में और उससे हर मशवरा कर रहा है, शायद इस वजह से उसकी 2004 के बाद हुकूमत नहीं है। मतलब यार मुझे ये है कि ISI शायद ना इसमें हो भी सकता है हो, लेकिन भाई हमें क्या पता। लेकिन अगर पाकिस्तानी मतलब ये सोच रहे कि बांग्लादेश में की दोबारा गवर्नमेंट ऐसा है, तो ये सीन नहीं होने वाला। পাকিস্তান পেলে কি আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলাম, কিন্তু সমস্যা কি এই ভিডিওতে জাস্ট একটা পার্টি দেখানো হয়েছে, একটা সাইড দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, মানে কি মানে এখানে দেখানো হয়েছে যে শেখ হাসিনা কি কি উন্নতি করছে সেই জিনিসটার কথা ফুটে উঠছে, তাই না? এবং বিএনপি বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে সবকিছু। কিন্তু মানে আমাদের কিন্তু মানে একটা মানে একটা কয়েনের দুটো সাইডে কিন্তু দেখতে হয়, তাই না? কারণ সবাই কিন্তু সব দিক দিয়ে ভালো হয় না, একটা মানুষের ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে। এখানে হাসিনার যেই খারাপ দিকগুলো সেগুলো কিন্তু বলে নাই, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশি হইয়া ভালো করে জানি। এই যে মানে বর্তমানে এই যে এই জিনিসটা যে চলতেছে না, ইন্ডিয়া বয়কট এর পিছনে কিন্তু অন্যতম একটা কারণ আমরা হাসিনাকে সত্যি কথা বলতে সরকার হিসেবে চাই না বাংলাদেশের মানুষরা। এই কারণেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি চলতেছে যে বাংলাদেশের মানুষরা মনে করতেছে যে ইন্ডিয়া এটা কন্ট্রোল করতেছে, দিল্লি থেকে এটা কন্ট্রোল করা হইতেছে। এই কারণেই কিন্তু ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ উঠে পড়ে লাগছে।